जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम कक्षा 8 के विज्ञान को पढ़ेंगे और विज्ञान में पाठ 7 को हम पहले भी पढ़ चुके थे पिछली कक्षा में। तो इसका जो भाग बाकी था उसे आज हम पूरा करेंगे। तो पाठ 7 में क्या है, दहन और ज्वाला। तो आप जान गए थे कि दहन क्या है और ज्वाला क्या है। तो दहन में क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में पदार्थों में जो हम आग लगाते, जैसे माचिस का जलना क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है। तो इसमें ये क्या है, दहन का उदाहरण है। और ज्वाला क्या है, जब हम किसी कागज को जलाते हैं तब उससे क्या है, अंगारे निकलते हैं और वो जो अंगारा है वो है ज्वाला। तो इतना तक हम पढ़ चुके थे। इससे जुड़ा बहुत सारा क्रियाकलाप भी हमने किया था। और आग जब लग जाता है तो उस पर कैसे नियंत्रण करते हैं, अग्निशामक यंत्र के बारे में भी हमने पढ़ा था। और मोमबत्ती के विभिन्न भागों को, जब मोमबत्ती जलती है तो उसके अलग अलग भागों का भी हमने अध्ययन किया था। तो इसे आज हम आगे बढ़ाते हुए मोमबत्ती को हम फिर से देखते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है मोमबत्ती। तो मोमबत्ती के बारे में तो सभी बच्चे जानते हैं, सब अपने घरों में मोमबत्ती जलाते हैं जब पावर कट हो जाता है। तो आपने तो मोमबत्ती जलाया होगा, लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया होगा कि मोमबत्ती के जलने में भी लौ अलग अलग तरह के होते हैं। तो लौ क्या होता है, ये जो जलता हुआ है मोमबत्ती, ये क्या है, उसका लौ है। तो सबसे ऊपर वाला जो मोमबत्ती का भाग है, जैसे हल्का नीला दिख रहा है ना यहाँ पर, तो ये क्या है, सबसे पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र है और ये हल्के नीला आभा से है। और ये जो भाग है, नीला वाला भाग, सबसे बाहरी भाग, ये सबसे ज्यादा गर्म होता है। उसके बाद ये जो पीला वाला भाग दिख रहा है यहाँ अंदर, ये है आंशिक दहन वाला भाग, मतलब हल्का दहन। सबसे बाहरी वाला भाग पूरा दहन हो जाता है, उसके बाद वाला आंशिक दहन, हल्का दहन। तो ये वाला भाग जो है बाहरी भाग से थोड़ा कम गर्म होता है, ये मिडिल वाला पीला भाग। और ये जो काले रंग का सबसे अंदर वाला भाग दिख रहा है, ये है बिना जली हुई मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, और यही भाग सबसे कम गर्म होता है। ठीक है, अब कम गर्म होता है या अधिक गर्म होता है, ये कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम कुछ प्रैक्टिकल भी करेंगे और देखेंगे। तो क्यों उत्पन्न होता है ज्वाला। तो ये जो ज्वाला मोमबत्ती में उत्पन्न हो रहा है, ये अंगारे, ये क्यों उत्पन्न होता है। तो जब हम किसी चीज को जलाते हैं, दहन करते हैं, तो क्या होता है, उसमें जो पदार्थ होते हैं वे बाष्प में बदलते हैं और यही बाष्प क्या होता है, ज्वाला का निर्माण करते हैं। तो मोमबत्ती जब बाष्पित होकर ऊपर उठती है तो इसी से ज्वाला का निर्माण होता है। परंतु लकड़ी का जो कोयला होता है वो तो बाष्पित नहीं होता। मोमबत्ती जैसे बाष्पित हो जाती है तो लकड़ी का कोयला तो वैसा बाष्पित नहीं होता। तो इसके कारण क्या होता है, लकड़ी के कोयले में ज्वाला उत्पन्न नहीं होती, ज्वाला का निर्माण नहीं होता। ज्वाला मतलब जैसे मोमबत्ती में एक लौ निकलती है ना, वही है ज्वाला। तो आप कभी देखे होंगे कि जब छोटे थे आपको काजल लगा देती थी माँ, और ये काजल पहले माँ तो घर में ही बनाती थी, अब शायद बनता नहीं होगा, आप की माँ शायद दुकान से ही ले लेती है। लेकिन जब पहले माताएं बनाती थी काजल, तो कैसे बनाती थी पता है, वो घर में ही बना लेती थी। एक दिया जलाती थी, ये दिया हुआ। अब दिया के ऊपर क्या करती थी, एक बर्तन इस तरह से रख देती किसी सपोर्ट को देकर, और यहाँ दिया का लौ से यहाँ घी डाल देती थी और इसको जलने के लिए पूरा रात छोड़ देती थी। ये जलते हुए ऊपर जाता था और यहाँ पर एक काला परत जमते जाता था, कार्बन का परत जमते जाता था, और बाद में इसको समेट लेती थी और वही काजल होता था। तो आपको क्या ये पता था कि काजल ऐसे बनता है, जो आंखों में लगाया जाता है। तो हमारी माँ लोग ऐसे ही काजल बनाती थी। और ये जो कार्बन है यही काजल है, और यह कार्बन ज्वाला के दीप्त क्षेत्र में उपस्थित जो बिना जला हुआ कार्बन होता है उसी के कण होते हैं। जो कण जल नहीं पाते, बाष्पित होकर ऊपर उठते हैं और उस जो ऊपर में प्लेट दी रहती है माँ, तो उसमें जमा होते जाते हैं। तो इस तरह से काजल बनते हैं। तो आप अपने माँ को बोल सकते हैं कि घर में ही काजल बनाओ। अब इसके लिए एक क्रियाकलाप करते हैं।
जो मैंने बताया कि कौन सा भाग ज्यादा गर्म है, मोमबत्ती का कौन सा भाग कम गर्म है, ये हम कैसे जान ले? तो इसके वो भी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, क्योंकि विज्ञान बिना प्रैक्टिकल से हम क्यों माने। तो क्या करेंगे, इसके लिए एक तांबे का तार लेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए एक मोमबत्ती लेंगे, एक तांबे का तार लेंगे। इस तरह से मोमबत्ती जला दिया, तांबे के तार को इस तरह से आपने कोई चिमटे की सहायता से पकड़ लिया और इसको यहाँ आग में देंगे। तो देखेंगे कि एकदम जो बीच वाला भाग है तार का, देखिए थोड़ा सा काला डॉट दिख रहा है, अंदर दिख रहा है ना। तो ये काला डॉट क्या है, वही कार्बन का कण है, कार्बन के कण है, क्योंकि सबसे अंदर वाले भाग क्या है, कम गर्म होता है और उसमें क्या है, बिना जला हुआ भाग रह जाता है, तो इसीलिए वहाँ कार्बन जम जा रहा है। लेकिन उसके बाहर वाला जो क्षेत्र है तांबा के तार का, वो क्या है, लाल गर्म हो जा रहा है, क्योंकि इसका मोमबत्ती का बाहरी हिस्सा क्या होता है, ज्यादा गर्म होता है और अंदर वाला हिस्सा कम गर्म होता है। इसलिए वहाँ जो तार हम रखते हैं तो उसमें कार्बन जम जाता है, लेकिन बाहरी वाला हिस्सा गर्म होकर लाल हो जाता है। तो समझ गए कि अंदर वाला हिस्सा ज्यादा कम गर्म होता है और मोमबत्ती का जो लौ का बाहरी हिस्सा है वो अधिक गर्म होता है। तो इसी का प्रयोग क्या करते हैं, जो सोना चांदी बनाने का काम करते हैं वे लोग क्या करते हैं, देखिए इस तरह से यहाँ पे सोना का टुकड़ा रख दिया और यहाँ पे आग को क्या किए, ये जो पाइप से क्या कर रहे, फूका जा रहा है। तो वही क्या करते हैं, जो मोमबत्ती का लौ का सबसे, या फिर जो आग जलाते हैं उसका बाहरी हिस्सा को वो फूक कर क्या करते हैं, सोने चांदी के ऊपर डालते हैं। तो वे ऐसा क्यों करते होंगे, तो अभी आपने पढ़ा ना कि सबसे बाहरी हिस्सा सबसे ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए वे सबसे बाहरी हिस्सा को फूंकते हुए, इस तरह का एक मेटल का पाइप होता है, ये जो उनका मुंह में रखे हुए हैं और इस पे फूंक रहे हैं, तो वो बाहरी हिस्सा को सोना चांदी के ऊपर डालते हैं, जिससे ज्यादा गर्म हिस्सा वहां जाता है तो जल्दी गर्म हो जाता है। अब समझ में आया इस तरह से क्यों फूंका जाता है। इस तरह से देखिएगा, कभी यदि आपको देखने का मौका मिलेगा तो सोनार के यहाँ इस तरह से आप देख सकते हैं। अब है ईंधन। तो ईंधन का शब्द बहुत बार आया है। तो ईंधन क्या है, तो आपकी माँ जब खाना बनाती है तो उसके लिए कभी हो सकता है लकड़ी का प्रयोग करे, कभी कोयले का, या फिर गोबर का गोईठा, या फिर मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन तेल, या फिर एलपीजी गैस। तो जिससे भी आपकी माँ ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, खाना बनाने के लिए तो ताप चाहिए, ऊर्जा चाहिए। आप यदि सब्जियों को काट कर रख दिया बर्तन में तो क्या आपका खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा ना। वैसा खाना तो आप नहीं खा सकते, वो तो सलाद हो जाएगा। तो खाने को पकाने के लिए क्या करती हैं आपकी माँ, ताप किस रूप में उपयोग करती हैं, कभी लकड़ी के रूप में, कभी कोयले के रूप में, कभी तेल के रूप में, या फिर एलपीजी गैस के रूप में। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए जिन स्रोतों का प्रयोग किया जाता, चाहे वो लकड़ी हो, कोयला हो, गोईठा हो, मिट्टी का तेल हो या एलपीजी हो, ये सारे क्या हैं, ईंधन है। तो इसका उपयोग घर में भी किया जाता है और कभी कभी किसी उद्योग में, कारखाने में भी प्रयोग किया जाता है। जैसे कारखाने में उष्मा के लिए, ताप के लिए कोयले का प्रयोग किया जाता है। तो ये कोयला क्या है, ईंधन हुआ, जिससे हमें उष्मा ताप प्राप्त हो, वे हो गए ईंधन। तो अब नहीं भूलिएगा ना आप कि ईंधन क्या है। अब इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि ये आसानी से उपलब्ध हैं। जैसे कोयला, लकड़ी, एलपीजी, मिट्टी का तेल, ये आसानी से उपलब्ध हैं और सस्ते भी हैं और वायु में सुगमता से जलते भी हैं, इनको जलाना भी आसान है। और जो एलपीजी है उसको जलाने से कोई अवांछनीय पदार्थ भी नहीं निकलता। कोयले का तो डस्ट बच जाता है, गोबर के गोईठे का बच जाता है, लकड़ी का भी राख बच जाता है, लेकिन जो एलपीजी गैस है या फिर तेल है तो उसको जलाने से कुछ अवांछनीय पदार्थ नहीं बचता है। बचता है क्या, देख लीजिएगा अपने घर में, या फिर अपने माँ से पूछिएगा कि कुछ बचता है क्या। अब देखिए, क्या ईंधन को आदर्श होना चाहिए। तो ईंधन की आदर्श होने की भी कुछ शर्तें हैं। तो क्या शर्तें हैं, आदर्श मतलब अच्छा ईंधन कौन सा है। तो पहला शर्त है कि जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करे। तो ये तो है कि जिसमें अधिक ताप उत्पन्न होगा वही अच्छा ईंधन होगा।
और दूसरा शर्त है कि इसका ज्वलन ताप ना तो अधिक हो और ना कम हो। ज्वलन ताप क्या हुआ, इतना जल्दी भूल गए? तो ज्वलन ताप क्या था कि जिस ताप पर कोई जो जलनशील पदार्थ जलना शुरू होता है वही है उसका ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप ना अधिक होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो कैसे? अधिक यदि होगा तो बहुत उसको मेहनत करना होगा जलाने के लिए, और कम होगा तो तुरंत जल जाएगा, तो इससे भी दुर्घटना हो सकता है। तो इसलिए ना ज्वलन ताप अधिक हो ना कम हो, यही आदर्श ईंधन है। अब तीसरा है जो सस्ता और सुगमतापूर्ण उपलब्ध हो, जो आसानी से उपलब्ध हो, ये भी गुण होना चाहिए आदर्श ईंधन के। अब चौथा है जो अधिक अवशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता हो। जैसे हम कोयले को जलाएंगे तो बहुत सारे राख बनते हैं, लकड़ी के भी बहुत राख मिलते हैं। तो आदर्श ईंधन वैसा हो जिसमें अंत में कुछ शेष ना बचे। ठीक है। अब जिसका परिवहन करना आसान हो, परिवहन मतलब जिसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आना सुविधा हो, आसान हो। यदि कठिनाई होगा, उसके लिए बड़े बड़े गाड़ी चाहिए, तो आपके लिए भी खर्च बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट है जिसका संग्रह करना आसान हो और जिसको लाना आसान हो परिवहन के द्वारा, और रखना भी आसान हो। तो ये सारे हो गए आपके आदर्श ईंधन के गुण। अब देखते हैं ईंधन के प्रकार। तो आप जिस ईंधन को जानते हो उसकी आप सूची बनाइए और उसका जो भौतिक अवस्था है उसके आधार पर वो ठोस है, द्रव्य है या गैस, इसको एक टेबल में लिखिए। तो आप इस तरह का टेबल बना सकते हैं ईंधन के प्रकार। तो ठोस ईंधन, द्रव्य ईंधन और गैस ईंधन। तो जैसे आपके घर में शायद कोयले का उपयोग हो, लकड़ी का हो, केरोसिन तेल का, एलपीजी गैस का, तो इसमें लिखना है कि कौन सा कैसा दिखता है। ठोस मतलब जो कड़ा हो, द्रव्य मतलब जो पानी जैसा हो, और गैस मतलब जो हवा जैसा हो। तो ठोस क्या हो जाएगा? कोयला हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, गोईठा हो जाएगा। द्रव्य में क्या हो जाएगा? केरोसिन तेल हो जाएगा। अब गैस में क्या हो जाएगा? एलपीजी गैस हो जाएगा। समझ गए? तो 3 तरह के ईंधन होते हैं, एक ठोस ईंधन, एक द्रव्य और एक गैस ईंधन। अब ईंधन की दक्षता, तो ये दक्षता कैसे जानेंगे? तो आप अपने घर के जो समान धातु वाले बर्तन हैं उसमें समान मात्रा में पानी लेंगे। ठीक है। समान धातु मतलब जैसे आपने स्टील का बर्तन लिया तो सारे स्टील के बर्तन लेंगे, और यदि आपने तांबे का लिया तो सभी तांबे के लेंगे, और आपने यदि पीतल के लिए तो पीतल, मतलब एक ही धातु के बर्तन लेंगे। अच्छा, आप स्टील के ही बर्तन लीजिए क्योंकि सबके घर में स्टील आसानी से उपलब्ध है। तो स्टील के बर्तन में क्या करेंगे? आप समान मात्रा में पानी लेंगे सब में। तो अब पानी लेके क्या करना है बर्तन में? तो इसमें हमको देखना है कि अलग अलग ईंधन में पानी को गर्म होने में कितना समय लगता है। तो ये आप देख सकते हैं। तो इस क्रियाकलाप को करने के लिए आप अपनी माता पिता की सहायता ले सकते हैं। देखिए, एलपीजी गैस में गर्म होता पानी, तो एलपीजी गैस में जैसे गर्म हो रहा है पानी, तो उसी तरह से आप उसकी टाइम को नोट कर सकते हैं कि पानी को गर्म होने में कितना समय लगा। और उसके बाद कोयले में गर्म कर सकते हैं, फिर समय नोट कर सकते हैं कि कितना समय लगा, लकड़ी में कितना समय लगा, केरोसिन तेल में कितना समय लगा। तो ये सारी चीज करके आप देख सकते हैं कि किसमें कितनी दक्षता है, कौन ईंधन जल्दी या काम करता है। ठीक है, ये तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि जो एलपीजी गैस है वहां पानी सबसे जल्दी गर्म हो जाता है। और यदि आपको लगता है कि नहीं दूसरे चीज में ज्यादा गर्म होता है तो आप उसको भी जरूर बताइएगा। अब ईंधन का ऊष्मीयमान। तो ऊष्मीयमान अब क्या चीज है भला? तो किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के पूर्ण दहन से ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे ऊष्मीय ईंधन कहते हैं। तो आप 1 किलो कोई ईंधन ले लेंगे। ईंधन तो आप समझ गए क्या होता है ईंधन। तो 1 किलो ईंधन को जब आप पूरी तरह जलाएंगे तो उससे जितना ऊष्मा प्राप्त होगा वो हो गया ऊष्मीयमान, उस ईंधन का ऊष्मीयमान। तो इस तरह से सारे ईंधन का ऊष्मीयमान अलग अलग होंगे। जैसे ईंधन के ऊष्मीयमान का जो मात्रक होता है उसको किलो जूल प्रति किलोग्राम द्वारा दिखाया जाता है। तो इस तरह से लिखा जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, केजे पर केजी।
ठीक है, तो आप इस तरह से दिखा सकते हैं। अब विभिन्न ईंधनों का ऊष्मीयमान भी अलग अलग होता है। ये है ईंधन और ये ऊष्मीयमान। तो जिसका ऊष्मीयमान अधिक होता है वो ईंधन तो अच्छा है, और जिसका कम होता है वो थोड़ा मतलब कम मान वाला है। तो देखते हैं, गोबर का जो उपला है उसका ऊष्मीयमान है 6000 से 8000 किलो जूल पर केजी पर किलोग्राम। ठीक है, ये ऊष्मीयमान का मात्रक है। अब लकड़ी का कितना है? 17000 से 22000। कोयले का 25000 से 33000। पेट्रोल का है 45000। मिट्टी के तेल का भी है 45000। मतलब देखिए, पेट्रोल, मिट्टी का तेल और डीजल का समान ऊष्मीयमान है। पेट्रोल का देखिए यहाँ पे 50,000 है, मतलब अधिक भी हो सकता है। मीथेन का है 55,000, जैव गैस का है 35,000 से 40,000 और हाइड्रोजन का है 1,50,000। तो यहाँ ऊष्मीयमान किसका सबसे ज्यादा है? हाइड्रोजन का सबसे ज्यादा है। उसके बाद है मीथेन का, फिर पेट्रोल, मिट्टी का तेल, डीजल का, फिर है कोयले का, फिर लकड़ी का, फिर गोबर के उपले का। तो इस तरह से आप रैंकिंग कर सकते हैं ईंधनों को। तो ऊपर जो दिया हुआ है ऊष्मीयमान, उसके आधार पर सबसे अच्छा ईंधन कौन हो जा रहा है? हाइड्रोजन, क्योंकि उसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है। लेकिन हम हाइड्रोजन का उपयोग दैनिक जीवन में नहीं कर सकते, क्योंकि वह आवाज के साथ एकाएक पूरा जल जाता है, मतलब विस्फोट के जैसा जलता है। तो उसको तो हम घर में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो वो हो सकता है वो अच्छा ईंधन हो, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज क्या है कि ईंधन के दहन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव हानिकारक है या फिर लाभप्रद है, वो भी तो देखना है। तो ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो जब ईंधन जलता है तो उससे कुछ जहरीली गैस भी निकलती हैं, जो हमारे लिए या फिर हमारे परिवेश के लिए बहुत नुकसानदायक है। जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि बिना जले कार्बन के कण छोड़ते हैं। तो वे कुछ कार्बन के, जैसे लकड़ी को जलाएंगे या फिर कोयला, पेट्रोल को जलाएंगे तो उसमें कार्बन के कण बच जाते हैं जो बिना जले होते हैं। और ये क्या है? खतरनाक प्रदूषक है। यदि किसी को दमा जैसे रोग है तो उसको क्या है, इस धुआं से, ये जो कण है कार्बन के कण से, इसको सांस लेने से बहुत तकलीफ हो सकती है। और यदि दहन के दौरान ईंधन का प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होता है तो वह कार्बन मोनोऑक्साइड जैसा खतरनाक गैस उत्पन्न करता है। यदि हम ईंधन को जला रहे हैं घर के अंदर और उसको ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो वैसे समय क्या हो जाएगा? वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाएगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही खतरनाक और विषैला गैस है। इसलिए जब भी हम खाना बनाते हैं तो बहुत ज्यादा बंद करके कमरों में नहीं बनाएंगे, खुले में बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस नहीं बनेगा। और जैसे बोला जाता है कि किचन में खाना बनाते समय खिड़कियां खोल देने चाहिए। तो इसका क्या प्रयोग है कि इससे क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई कमरे में बना रहेगा और जो जहरीले गैस का प्रभाव है कम होगा। और यदि हम किसी बंद कमरे में खाना बना रहे हैं तो क्या होगा? जितना जहरीला गैस बनेगा वो कहाँ जाएगा? हमारे सांस में चला जाएगा। इसलिए कभी यदि आपकी माँ को आप देखें कि बंद कमरे में बना रही हैं तो आप उनको जरूर बोलें। और श्वसन के द्वारा हम क्या करते हैं, इसे ग्रहण कर लेंगे ये विषैली गैस, और मनुष्य का दम घुटने लगेगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है इस जहरीली गैस से। इसलिए कभी भी बंद कमरे में ईंधन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और कभी क्या करते हैं, ठंडे के दिनों में कमरे को बंद कर देते हैं और कोयला जलाकर लोग सो जाते हैं ताकि घर गर्म रहे। लेकिन ऐसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उससे जो गैस निकलेगा उससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन को खत्म करते जाएगा रूम का, क्योंकि जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो जब कोयला जलेगा तो पूरे रूम के ऑक्सीजन को वो ले लेगा और हम लोग को क्या हो जाएगा, सांस लेने में दिक्कत हो जाएगा। और सांस में क्या लेंगे, जो उससे जहरीली गैस बनेगा वो हम सांस में लेंगे और इससे क्या होगा, बहुत नुकसान हो सकता है आदमी की मृत्यु भी हो सकती है।
अब है विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। ये शब्द आप परिचित होंगे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? तो वायु में क्या है, पर्याप्त मात्रा में जो उपस्थित है ईंधन का दहन के फलस्वरूप जो गैस निकलता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है, गैस उत्पन्न होता है। पेड़ पौधे की कमी के कारण क्या होता है, वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो हमारे आसपास ही घूमता है। तो पेड़ पौधे का कमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या संबंध है? तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। और पेड़ पौधे क्या करते हैं, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और जब ईंधन को जलाया जाता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। और यदि पेड़ पौधे होंगे तो वे उसको सोख लेंगे, और यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा हमारे चारों ओर बढ़ते जाएगी। इसलिए ना कहा जाता है पेड़ पौधे लगाओ। तो आप में से कितनों ने कितने पेड़ लगाए हैं? यदि आपको जिंदगी को अच्छे से गुजारना है, भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो पैसा कौड़ी ज्यादा कमाने से कुछ नहीं होगा। हमको अपने पर्यावरण को बचाना होगा, चाहे हमारे पास कितने भी पैसा हो जाए। यदि पेड़ पौधे नहीं रहेंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, तो हम क्या पैसे से ऑक्सीजन खरीदेंगे? नहीं ना। इसलिए पैसे से भी ज्यादा जरूरी है ऑक्सीजन को उत्पादन के लिए पेड़ पौधे लगाना। तो अब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया तो क्या हो जाएगा आपको लगेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है कि वो गर्मी को बढ़ाता है। तो किस तरह से बढ़ाता है? वो सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, जिसके कारण क्या है, हमारा वातावरण गर्म हो जाता है। और इस कारण से क्या हो सकता है, विश्व उष्णन की स्थिति भी बनने जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग। तो दिन प्रतिदिन क्या है, पृथ्वी के ताप में वृद्धि हो रही है, और वृद्धि होने से क्या हो रहा है, विश्व उष्णन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। जिससे क्या हो रहे हैं, जो हिमालय में बर्फ के ग्लेशियर हैं, जहां से नदियां निकलती है, जैसे गंगा नदी, तो ये सब क्या हो रहे हैं, ग्लेशियर, जो बर्फ के ग्लेशियर है, बड़े बड़े टुकड़े हैं, वे भी ताप बढ़ने के कारण पिघलने लगते हैं। और जो हिम नदियां हैं उसमें जल स्तर बढ़ जाता है, और जिससे नदी के किनारे जितने जगह हैं, क्षेत्र हैं, वे क्या हो जाते हैं, जलमग्न हो सकते हैं, बाढ़ आ सकते हैं। तो ऐसी स्थिति हो सकती है। तो इसका सबसे ज्यादा कौन सा गैस प्रभाव डालता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड को रोकने के लिए सभी बच्चे ये प्रण ले कि पेड़ लगाएं। अब है चौथा नंबर, जीवाश्म ईंधन के जलने से वायु में क्या है, जो उपस्थित नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड जब वर्षा के जल में घुलते हैं तो अम्ल बनते हैं। तो क्या होता है, जब जीवाश्म ईंधन क्या है, कोयला है, तो कोयला या फिर लकड़ी, ये सब जब जलते हैं तो वायु में जो उपस्थित है नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड है, ये क्या होता है, जलने से वायु में ये सारी चीज मिल जाते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड मिल जाते हैं। और जब वर्षा होता है तो ये वायु में जो मिले हुए नाइट्रोजन है, सल्फर ऑक्साइड है, इसमें वर्षा का जल मिल जाता है, और वो एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर आता है, अम्लीय वर्षा के रूप में। तो अम्लीय वर्षा से क्या हो सकता है, अम्लीय वर्षा से जितनी फसल है वो नष्ट हो सकती है, या फिर कभी कभी इससे क्या होता है, यदि हमारे ऊपर पड़ेगा, हमारे स्किन के ऊपर पड़ेगा, चमड़े के ऊपर, तो उसको भी खत्म जला सकती है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्षेत्र जहां पर ये जो नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड ज्यादा पाए जाते हैं, तो वहां वैसे जगहों में यदि कभी कोई कपड़ा सूख रहा है, तो यदि अम्लीय वर्षा हुआ, एसिड रेन हुआ, तो वो कपड़ा भी जल जाएगा। एसिड है, अम्ल कितना खतरनाक होता है, वो किसी चीज को जला सकता है। तो जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को कम करके ये जो नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड हैं, इसको कम किया जा सकता है, जिससे अम्लीय वर्षा को भी रोका जा सकता है। अम्लीय वर्षा बहुत ही खतरनाक होता है। और जो हमारा ताजमहल है, देश का विश्व का 7वां अजूबा में से जो है हमारा ताजमहल, तो उसका जो चमक है वो भी इसी अम्लीय वर्षा के कारण कम हो रहा है। तो इसके अलावा जो फसल है उसको नष्ट करता है अम्लीय वर्षा, मिट्टी को अम्लीय बना देता है, एसिडिक बना देता है।
या फिर जो घर है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। और जो वर्षा के द्वारा वो पानी तालाबों में, कुआं में इकट्ठा होता है तो वो भी एसिडिक हो जाता है, जिसको हम अपने व्यवहार में लाते हैं, पीने में लाते हैं। तो ये कितना भयंकर है सोचिए। तो हमको भी समझदारी से काम लेना है और अपने जीवन को बचाने के लिए इन चीजों से अपने देश को बचाना है। तो अम्लीय वर्षा से कैसे बचा जा सकता है? देखिए, अम्लीय वर्षा का प्रभाव सारे चीजों में नुकसान कर सकता है। अम्लीय वर्षा पेड़ पौधों को भी खत्म कर सकता है। देखिए, जलने पर प्राथमिक उपचार। तो किसी चीज से यदि कोई जल जाता है, चाहे वो अम्लीय वर्षा से हो या फिर दहन से, तो क्या करते हैं उसका उपचार? जले हुए भाग को ठंडा पानी से 10 से 20 मिनट तक उसमें डालते रहेंगे, जिससे वो भाग ठंडा पड़ जाए। और जले भाग पर क्या करेंगे? ठंडक देने के लिए लोशन लगाएंगे, जैसे बर्नॉल जो जलने पर लगाया जाता है, या फिर एलोवेरा या घृत कुमारी, उसको भी लगा सकते हैं। वो क्या करता है? ठंडक देता है। और जले हुए जगह को साफ सूती कपड़े से ढके रखेंगे, जिससे संक्रमण ना हो, क्योंकि खुले जगहों में घाव होगा तो उसमें संक्रमण का डर रहेगा। और साथ ही चिकित्सक से, डॉक्टर से सलाह भी लेंगे। और आग लगने पर हम फोन कहाँ करेंगे? 911 डायल करेंगे, जो फायर ब्रिगेड का नंबर है। तो हमने इसमें क्या क्या सीखा? तो वायु में जलने वाले पदार्थों को दहनशील पदार्थ कहते हैं, और वायु में जलने वाले जो पदार्थ होते हैं उसको, जो नहीं जलने वाले होते हैं, उसे अदहनशील कहते हैं। और दहन के लिए आवश्यक ज्वलन ताप के साथ साथ दहनशील पदार्थ और वायु दोनों होना चाहिए। तो ज्वलन ताप तो होना चाहिए, साथ ही जो पदार्थ है वो भी दहनशील होना चाहिए। तो पत्थर को जलाएंगे तो वो तो नहीं जलेगा, तो ऐसा पदार्थ होना चाहिए जो जले। और वायु भी होना चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए। ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप है जिस ताप पर कोई वस्तु, कोई पदार्थ जलना शुरू करता है। तो ये रिवीजन हो रहा है आपका। आग की उत्पत्ति के लिए आवश्यक 3 शर्तों में से एक या अधिक को हटाकर आग को नियंत्रण किया जा सकता है। तो जलने के 3 शर्त है ना, ज्वलनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन होना चाहिए और ज्वलन ताप होना चाहिए। तो तीनों में से किसी को कम करके हम आग पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो आग नियंत्रण हमने ऊपर पढ़ा था। अब जलती हुई गैसों के क्षेत्र को ज्वाला कहते हैं। तो जलती हुई जो गैस के क्षेत्र है उसे ज्वाला, जो दहकता हुआ होगा वो क्या है? ज्वाला है। ज्वाला के 4 विभिन्न क्षेत्र होते हैं। पहला नीला क्षेत्र, काला क्षेत्र, दीप्त क्षेत्र और अदीप्त क्षेत्र। अब ज्वाला का जो मध्य भाग है अर्थात दीप्त क्षेत्र है वो चमकीला होता है, और यह भाग कार्बन के कम जले हुए कणों के कारण चमकता है, क्योंकि बिना जले हुए कार्बन के कण उस भाग में होते हैं, जिसके कारण वो चमकीला दिखता है। ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र अर्थात अदीप्त जो क्षेत्र होता है, सबसे बाहरी क्षेत्र होता है, वो नीला क्षेत्र का ताप सबसे ज्यादा होता है, और ईंधन की दक्षता उसके ऊष्मीयमान पर व्यक्त किया जाता है। ऊष्मीयमान क्या है? जब 1 केजी ईंधन को जलाएंगे तो जितना ऊष्मा की प्राप्ति होगी वही ऊष्मीयमान है। अब है ऊष्मीयमान को केजे पर केजी के, किलोजूल पर केजी के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। अब 1 केजी पदार्थ के ऑक्सीजन में पूर्ण दहन के फलस्वरूप उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा उस पदार्थ की क्या है? ऊष्मीयमान कहलाता है। अब ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है, और जो बहुत जहरीला गैस है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा था कि खुले क्षेत्र में जलाइए और जीवाश्म ईंधनों का कम प्रयोग कीजिए। अब कोयला, डीजल, पेट्रोल के जलने से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड गैस बनाते हैं, और जो क्या होता है? वर्षा के जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं, और इससे अम्लीय वर्षा होता है, और जमीन में ये आकर गिरते हैं, पृथ्वी पर गिरते हैं, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। तो ये सल्फर, नाइट्रोजन की मात्रा को हम कम करके, जैसे कोयला का उपयोग कम करेंगे, डीजल, पेट्रोल को
कम उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सल्फर नाइट्रोजन गैस कम बनेंगे, जिससे अम्लीय वर्षा भी कम किया जा सकता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा बहुत नुकसानदेह होता है। तो इन जो गैस है, खतरनाक गैस है, सल्फर नाइट्रोजन ऑक्सीजन, तो इसको कम करके हम अम्लीय वर्षा को भी कम कर सकते हैं। तो आप, आशा करती हूँ आप सारी चीज समझ गए होंगे। इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे और यदि कोई दिक्कत हो तो मुझसे जरूर पूछेंगे। जय हिंद, थैंक यू।